तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री समाधान सीरीज का पांचवें लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो। अभी कल हम लोग पढ़े थे क्या? कल हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब आप कोई सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी सॉल्यूशन में या फिर किसी सॉल्वेंट में और एक सॉल्यूशन बनता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले जो सॉल्यूशन मतलब बॉयल हो रहा था 100 डिग्री पे, अब वो 101 पे बॉयल हो सकता है या 102 पे बॉयल हो सकता है। ठीक है। तो अभी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पहले जो सॉल्वेंट फ्रीज होता था जितने टेम्परेचर पे, अब उससे कम टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन बनने के बाद। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ये बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन causes a lowering of freezing point compared to that of pure solvent। सिंपल सा बात है, यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर घटता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन causes a lowering of freezing point कंपेयर टू दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आपके किसी मतलब सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता है। सिंपल, आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उससे कम होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो यही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है प्योर सॉल्वेंट का। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट पहले किसी टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, अब उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले हमें जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बताया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ए सबस्टांस मींस द सॉलिड फेज इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। अरे ऐसे बता देता हूँ डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है। ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक। और इसके नीचे भी एक टैंक रखा हुआ है। अब ये टैंक से एक इनलेट आता है, मतलब आउटलेट आता है, जो इस टैंक में जाता है। ठीक है। या फिर सिंपल समझो ये टैंक नहीं है, यहाँ से एक आउटलेट आता है, यहाँ से एक इनलेट आता है। यहाँ पे कर्टेन्स लगे, पर्दे लगे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी पर्दा लगा हुआ है। ठीक। अब देखो, अब क्या है कि इसमें इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। जितना पानी इधर से आ रहा है उतना ही पानी इधर से जा रहा है। तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे पानी रुका हुआ नजर आएगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे पानी क्या होगा, रुका हुआ नजर आएगा। लेकिन आप यदि यहाँ पे थोड़ा सा इंक ऐड कर दोगे, तो इंक ऐड करोगे तो थोड़े समय के लिए ये पानी ब्लू या ग्रीन जो भी कलर का इंक ऐड करोगे उस कलर का हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब क्योंकि पानी यहाँ से कंटिन्यूअस बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सेम दिखने लगेगा, लगेगा रुका हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसका इसका मतलब क्या समझे, कि इसका मतलब कि जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हर टाइम पे चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो? हर टाइम पे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिकली हर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। बट बाहर से फिजिकली देखने में आपको क्या लग रहा है कि रुका हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि मतलब जब सॉलिड फेज आपका है, ठीक है, जो सॉलिड फेज है वो यदि लिक्विड फेज के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब बोलने का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में भी डिफाइंड है ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। ठीक है। जैसे मान लो आइस है, तो ये सॉलिड फेज हो गया। और ये मान लो वाटर लिक्विड फेज हो गया। तो इस लिक्विड ऐसा टेम्परेचर लाना है आपको कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इस आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। समझ पा रहे हो? इस लिक्विड का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसी टेम्परेचर पे ये फ्रीज करेगा, और उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। समझ गए? अब देखो, अब क्या है कि ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है। मतलब कब फ्रीज करता है कोई सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वो सॉल्यूशन क्या करेगा, फ्रीज करेगा। ये लिखा है सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज क्लियर फ्रॉम फिगर 1.8। यहाँ पे ये फिगर दिया है, इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। देखो, इसमें क्या बताया गया है इस फिगर में। देखो, इस फिगर में क्या बताया गया है
कि यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ना, ये लिक्विड सॉल्वेंट को बता रहा है कि जैसे लिक्विड सॉल्वेंट जो भी है तुम्हारा, वो टीएफ नॉट टेम्परेचर पे फ्रीज करता था पहले। ठीक है, टीएफ नॉट टेम्परेचर पे फ्रीज करता था इनिशियली, और इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे होया हुआ करता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर था। ठीक। अब क्या किए, इसको सॉल्यूशन बना दिए, तो सॉल्यूशन बनाने से देखो, जो वेपर प्रेशर यहाँ पे था, वेपर प्रेशर घट गया सेम टेम्परेचर। तो पहले जो वेपर प्रेशर इसका यहाँ पे होया करता था, अब वो वेपर प्रेशर इसका यहाँ पे है। और ये फ्रीज कहाँ पे करेगा, तो ये अब फ्रीज करेगा देखो, इस पॉइंट पे टीएफ पे फ्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट था टीएफ नॉट, सॉल्वेंट जब था तो। अब जब इसमें सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना दिए, तो इसका वेपर प्रेशर कम हुआ और अब ये फ्रीज कर रहा है इस जगह पे। पहले यदि इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था ये टीएफ नॉट, यहाँ पे फ्रीज कर रहा था ये। ठीक है, अब सॉल्यूशन बन गया तो ये फ्रीज करेगा टीएफ पे। तो अब ये क्या है, इसका डिफरेंस निकाला गया है डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो ये बोला गया कि देखो, रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो वही चीज यहाँ पे देख रहे हो, पहले वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे था, अब वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे पहुंच गया इसका। ठीक है, अब इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि तुमने इसमें कुछ नॉन, इस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करके इसका सॉल्यूशन बनाया, तो इसका वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो जो सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट इस पॉइंट पे फ्रीज होता था, इस पॉइंट पे ये अपने सॉलिड इक्विलिब्रियम पे चला जाता था, वो अब कहाँ पे फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसका वेपर प्रेशर का, फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला टेम्परेचर पे फ्रीज करना था इसको। ठीक है, यहाँ इसका, इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यदि इस पॉइंट पे आ जाता, तो ये कौन से टेम्परेचर पे आ रहा था, यहाँ पे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसका फ्रोजन सॉल्वेंट के बराबर कब आ रहा है, इस टेम्परेचर पे आ रहा है, टीएफ पे आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया गया है। अब बोला गया कि नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। पहले जो, मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर जब तुम्हारा लिक्विड सॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो तुम्हें क्या समझना है, तो तुम्हें समझना है कि ये फ्रीज हो जाएगा ये सॉल्वेंट। ठीक है, तो तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि पहले ये फ्रोजन सॉल्वेंट के बराबर आता था टी नॉट एफ पे। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर, इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो यहाँ होता था इनिशियली, उसको यदि फ्रीज करना है, तो उसको फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर लाना है, तो टेम्परेचर टी नॉट एफ करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया, तो ये किस टेम्परेचर पे फ्रोजन सॉल्वेंट के बराबर पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है टीएफ टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है कि नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब जैसे इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, उसी तरीके से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जो पहले टीएफ नॉट इस पॉइंट पे फ्रीज होता था, वो अब इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि देखो, इनिशियली जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट को टी नॉट एफ माना गया है। ठीक है, अब सॉल्यू जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट बन गया, उसको टीएफ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेम जैसे हम लोग एलिवेशन वाले पार्ट में किए थे, तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलैलिटी। ठीक है, उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के यहाँ पे क्या लगेगा, के एफ एम। तो ये के एफ का मतलब क्या है, इस के एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलर, देखो इसमें लिखा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कार्योस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसमें बोल रहे हैं कि यूनिट ऑफ के एफ इज किलो, मतलब कैल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। वैल्यू ऑफ के एफ फॉर कॉमन सॉल्वेंट वो दिया हुआ है। अब इसमें देखो, सेम जिस तरीके से मोलालिटी निकाले थे, उसी तरीके से मान लो कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें डब्लू ग्राम सॉल्यूट ऐड किया गया है। ठीक है, जिसका मोलर मास क्या है, M2 है। ठीक, सॉल्यूट W2 ग्राम लिया गया है, जिसका मोलर मास M2 है। और सॉल्वेंट W1 ग्राम लिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन कितना बन रहा है, डेल्टा टीएफ का डिप्रेशन बन रहा है। तो इसमें मोलालिटी कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इससे क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और W1 क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ
सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया था, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ के इसका किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आपका के एफ। तो के एफ लिखे हुए यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था फॉर्मूला, टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए आप ये वाला टर्म डिराइव किए, तो इसी टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, अब ये हो गया यहाँ पे W2/M2 इंटू 1000 इंटू W1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन डेल्टा टी एफ का। अब यहाँ से आपको मोलर, आपको बताया गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते ही हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट जो है, तो यहाँ पे M2 डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू, क्योंकि ये डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हो कि कितने पे कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा था और सॉल्यूशन उसका कितने फ्रीज कर रहा है। तो आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो, तो डेल्टा टी एफ आपको मिल जाएगा, तो आप M2 कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपको पता है कि कितना ग्राम आप सॉल्यूट ऐड किए हो, कितना ग्राम सॉल्वेंट लिए हो, ये आपको पता है। ठीक है, अब बोला 10 डिटर्म फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वी शुड नो द क्वांटिटीज, ये तीनों आपको पता रहेगा। और के एफ का वैल्यू आपका प्रैक्टिकली चार्ट में दिया हुआ है, ये पहले ही डिटरमाइन किया जाता है हर फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो देखो के एफ और के बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है गेट के लिए। के एफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और के बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें के एफ इक्वल इक्वल टू लिखा है, आर गैस कांस्टेंट है, M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे टी एफ दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, 1000 है, डेल्टा हीट मतलब इंथैल्पी फॉर फ्यूजन, और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट का बात करोगे तो वेपर्स बनता है, तो यहाँ पे हीट ऑफ, मतलब हीट बोल सकते हो या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये चीज में बताया गया है, टी एफ के एफ और के बी के बीच का रिलेशन यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, M1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ एंड टी बी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, अब इसके बाद होता है डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, इंथैल्पी फॉर फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से के एफ के बी, इसमें चार ऑप्शन दे देगा, और इसी से कुछ पूछ लेगा, यहाँ पे कहीं पे क्यूब कर देगा, कहीं पे स्क्वायर कर देगा, तो ये टर्म्स एक 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, के एफ और के बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, के एफ का वैल्यू और के बी का वैल्यू, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है केल्विन में। वाटर का केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15, इथेनॉल का 351, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का 353, बेंजीन का 353, और यहाँ पे इसका केबी का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो केबी वाटर के लिए होता है 0.52, और यहाँ पे के एफ दिया हुआ है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। ठीक है, और इसका के एफ वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.86। तो कुछ एक दो सॉल्वेंट का याद रख लो, इनकेस नहीं दिया रहे, ऐसे ऑलमोस्ट सारा डेटा दिया रहता है, कैलकुलेटर भी दिया रहता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करोगे देखो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है 45 ग्राम, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल आपको पहले भी पढ़े, जो पहला डीपीपी मिला था उसमें, और 600 ग्राम वाटर है। ठीक है, 600 ग्राम वाटर के साथ 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स कर दिया गया। तो आपको क्या बोला गया, डिप्रेशन में फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैलकुलेट करने और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताने, दो काम बताए गए। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको मोलालिटी निकालना होगा, उसके लिए सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोल निकालना होगा, 45 ग्राम है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर मास कैलकुलेट करके यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट कर लिया गया है, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का। ठीक है, कि कितना सॉल्यूट कितना मोल में प्रेजेंट है, मोल निकाल लिए। अब वाटर दिया हुआ है, तो इसमें वाटर 600 ग्राम लिया हुआ है, तो 600 वाटर मतलब कितना केजी हो जाएगा, 0.6 केजी। तो इसका मोलालिटी कैलकुलेट कर लिए, 0.73 डिवाइड बाई 0.60। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, मोलालिटी 1.2 मोल पर केजी। इसके बाद क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ निकाल रहे हैं। तो वाटर के लिए अभी आप के एफ का वैल्यू क्या पढ़े थे, 1.86,
1.86 लिख दिए, इंटू 1.2, यहाँ पे मोलालिटी आ गया तो मोलालिटी को लिख देंगे, तो इससे क्या है 2.2 केल्विन आ गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इस वाटर का आपको पता है कि क्या होता है, 273.15 होता है। और यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू आपको पता था, जैसे हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं ना डेल्टा टी, देखो इस तरीके से लिख रहे हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट एफ। टी नॉट एफ ओरिजिनल वाले का है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा मैक्सिमम वाले को आगे लिखते हैं ताकि मैग्नीट्यूड क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आपको डेल्टा टी 2.2 पता चल गया, ठीक है। ये टी एफ ये वाला पता है, ये कितना होता है 273.15, ये आपको पता है। तो कैसे करोगे, इस वाले को इस तरफ भेज दो, या इसको इधर भेज दो, या इसको इधर भेज दो, ठीक है। आपको ये टी कैलकुलेट करना है, ठीक। तो टी कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, वही चीज यहाँ पे की है। टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 273.15 के माइनस 270 क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है, कितना का डिप्रेशन हो रहा है, ये 2.2 का घट जा रहा है, ठीक है। डिफरेंस जो मतलब ये ओरिजिनल है वॉल्यूम, ये ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है, और इतना से डिक्रीज हो जा रहा है, तो इतना से डिक्रीज हो जा रहा है तो क्या करेंगे, -2.2 के यहाँ पे क्या आ जाएगा 270.95। तो अब जो सॉल्यूशन होगा वो इस टेम्परेचर पर फ्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया कि देखो यहाँ पे जो डेल्टा टी नॉट एफ है, इस क्योंकि ये ज्यादा होता है ना, डिप्रेशन हो रहा है तो घटेगा, तो यहाँ पे टी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टी एफ होगा, ठीक है। अब आपको ये टी एफ को कैलकुलेट करना है। ये टी एफ को कैलकुलेट करने के लिए आप इस टी एफ को इस तरफ भेजोगे, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 273.15 नेगेटिव 2.2, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन गेट का आ सकता है। अब देखो इसमें क्या है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितने से डिक्रीज हो गया, 0.40 से डिक्रीज हो गया। कितना सॉल्यूट ऐड किए थे, 1 ग्राम ऐड किए थे, बेंजीन में ऐड किए थे, ठीक है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मतलब कितना यूज किए थे, मोलर मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मोलर मास नहीं दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जनरली देता ही है क्वेश्चन में, वाटर रहे या फिर जो भी 5.12 केल्विन केजी पर मोल है। अब मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यदि याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करें, नहीं तो फिर डेल्टा टी करके, ठीक है, डेल्टा टी एफ, या इस तरीके से के एफ इंटू, ठीक है, के एफ इंटू मोलालिटी कर लेंगे। या तो यदि डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, टाइम बचता है डायरेक्ट फॉर्मूला पता होने से, तो इसको सॉल्व करके सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो आपके पास है ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट लास्ट और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं बनाना है यहाँ पे। और जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन क्लास मतलब स्टार्ट करने का, तो यही सीरीज ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और वही क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।